सीधे बैठ जाएं, जब मैं समझाऊं तो लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दे दूंगा तुम कहोगे तो। ठीक है, आ जाओ भैया 13वें क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि सिद्ध करो कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, हमारे पास एक एक सेट है ए जिसके अंदर क्या है, सारे के सारे बहुभुज हैं। सारे के सारे क्या हैं, बहुभुज हैं। बहुभुज माने, बहुभुज माने जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एक बहुभुज है। ठीक है, चतुर्भुज एक बहुभुज है, पंचभुज एक बहुभुज है। तो इस सेट के अंदर सारी की सारी आकृतियां आती हैं, है ना, बंद आकृतियां आप कह लो। बहुभुज क्या होती है, एक बंद आकृति होती है। ठीक है, सबसे छोटी बंद आकृति कौन सी है, त्रिभुज है। बात समझ में आ गई, अगर भुजाओं के हिसाब से देखें तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, तो इस सेट के अंदर सारी की सारी आएंगे, त्रिभुज भी है इसके अंदर, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, सारी की सारी भैया। ठीक है, संबंध क्या देखा है, क्या क्या कि इस संबंध में ऐसे जोड़े हैं जिसमें जो पहला बहुभुज है ना, P1 यहाँ पे क्या है, पॉलीगन। ठीक है, P1 का मतलब पॉलीगन, जो पहला बहुभुज है, पॉलीगन माने बहुभुज, जो पहला बहुभुज है और जो दूसरा बहुभुज है, इसकी भुजाओं की संख्या समान है। इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जिसमें पहला बहुभुज और दूसरे बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा आ सकता है, त्रिभुज कोमा त्रिभुज का? क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं होती है, 3, इसमें कितनी भुजाएं होती है, 3, तो भुजाएं सेम है तो जोड़ा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या इस त्रिभुज में, सॉरी, क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा जाएगा? क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा जाएगा भाई? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं अलग है, इसकी भुजाएं अलग है। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा जाएगा? समकोण त्रिभुज और त्रिभुज का ये वाला जो जोड़ा है, क्या इस संबंध के अंदर जाएगा? जाएगा, क्यों? क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या, उसमें भुजाओं की संख्या सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस संबंध के अंदर केवल वही जोड़े जाएंगे जिसमें भुजाओं की संख्या सेम हो। ये जोड़ा भी इसके अंदर जाएगा, ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्लियर बात मेरी? ठीक है, हमें दर्शाना है कि जो संबंध है तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तुल्यता संबंध इसका मतलब कि मुझे दर्शाना है कि समतुल्य संबंध है ना, सम्मित है, संक्रामक, तीनों चीज दर्शानी है। तो एक एक करके दर्शाते हैं। सबसे पहले मैं समतुल्यता को दर्शाऊंगा। ठीक है, समतुल्यता को दर्शाने से पहले कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया मेरे पास सेट क्या है। सेट किसका है भैया? आप कहेंगे सर समस्त बहुभुजों का है। ठीक है, समस्त बहुभुजों का सेट है। संबंध क्या है मेरे पास? तो आप कहेंगे सर संबंध ये है कि इसके अंदर जो जोड़े हैं ना, जो जोड़े हैं, इसमें जो जोड़े हैं उसमें क्या होंगे, बहुभुज होंगे। obvious सी बात है, क्योंकि ये संबंध इस सेट पे है, तो इसके अंदर जो जोड़े होंगे उसमें क्या होंगे, बहुभुज होंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास संबंध है, उसके अंदर खास बात क्या है कि जो पहला बहुभुज है और जो दूसरा बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या समान है। पहला बहुभुज तथा दूसरे बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या है, वो समान है भाई। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा संबंध हो गया, है ना। अब मुझे दिखाना है कि ये संबंध हमारा समतुल्य है। ठीक है, अब समतुल्यता कैसे दर्शाऊंगा, क्या स्टेप होगा पहला? हाँ भाई, समतुल्यता दर्शानी तो मैं क्या, सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे, दिलकुश, क्या लिखूं भाई? सर मानेंगे सर। माना, माना सर, ये बिलोंग करता है सर सेट ए से। क्या भुजा बिलोंग, एक क्या बिलोंग करता है? सर, P1 ले ले, वेक्टर एक्स। P1 ले ले यस बेटा, सर। क्योंकि P1 P2 का यहाँ पे बात हो रही है, तो P1 ले लिया अगर। माना बिलोंग P1 कर बिलोंग करता है किससे? सेट ए से। ए सेट से, और हमें जाना कहाँ पे है? जाना है सर P1 बराबर होगा बिलोंग में। P1 P1 बिलोंग्स टू
संबंध। यहां से चल के हमें यहाँ पे जाना है भाई, ठीक है, फिर समतुल्य हो जाएगा अपने आप। अब यहां से चल के मैं यहाँ पे जाऊंगा कैसे, वो समझो। अब इस चीज को दिखाने के लिए, ये वाला जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग करता है, ऐसा दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? सर भुजाओं की संख्या सर। मुझे बेसिकली क्या दिखाना पड़ेगा? मुझे दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भुजाओं की संख्याएं हैं और इसमें जो भुजाओं की संख्या वो सेम है। क्या P1 और P1 में भुजाओं की संख्या सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? सर ये तो सेम होगी। सेम होंगी, तो यहाँ पे क्या लिखूं? P1 P1 में भुजाओं की संख्या सेम है, यहाँ P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। समान है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा, है यस ना? सर। अब लास्ट लाइन क्या लिखेगा? इसी प्रकार फॉर ऑल, आगे फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A, हम्म तो इसीलिए हो जाएगा सर P1 और P1 बिलोंग होगा रिलेशन में, अतः अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह संबंध समतुल्य है, या फिर कह लें कि यह समतुल्य संबंध है, एक ही बात है भाई। तो समतुल्यता तो हमने सिद्ध कर दी। अब इसी तरीके से मुझे क्या सिद्ध करना है? सम्मितता। सममितता को। ठीक है, किससे पूछे भाई? महक। सममितता को कैसे सिद्ध करूंगा? कहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी? माना P1, P2 belongs to R, ठीक है, कहां पे जाना है? P2, P1 belongs to R. ठीक है, अब यहां से यहां पे जाऊंगा कैसे? ये अगर इसके अंदर बिलोंग करता है तो उसका क्या मतलब हुआ? P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ये सारी चीज लिख देना बेटा, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसी बात को कैसे लिख सकती है दूसरे तरीके से? P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, डैश डैश मत मारना, पूरी लाइन लिख देना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा, है ना? तो अब लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? इसी प्रकार फॉर ऑल हम्म P1, P2 belongs to R, हम्म इसका मतलब है P2, P1 belongs to R. बिलोंग्स टू R. R, ठीक है। यह सम्मित संबंध है। अतः यह सम्मित संबंध है। सम्मितता को हमने सिद्ध कर दिया। अब मुझे किस चीज को सिद्ध करना है? संक्रामक। संक्रामकता को। ठीक है भाई। अब संक्रामक को सिद्ध करने के लिए मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा भैया? मुजम्मिल। सर माना लिखे सर। ठीक है भाई, ठीक है। माना P1 P2 बिलोंग्स कर रहा है R से। एक सेकंड रुकिएगा सर, एक मिनट। अब बोले बिलोंग्स टू R, तो P2 नहीं, हाँ और सर P2 और हाँ और वही, और P2 P3 बिलोंग्स टू R है। अब हमें जाना है P1 बिलोंग्स टू P3 तक। हमें जाना कहां तक है? P1 P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है भाई, एक बार म्यूट हो जाता। हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे, हमें पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से मैं यहाँ पे कैसे पहुंचूंगा वो समझना। अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। पूरा लिख देना बेटा। अब ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करे, इसका क्या मतलब हुआ तुमको? इसका मतलब ये हुआ कि P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। ये पूरी लाइन लिख देना, ठीक है।
P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूं कि P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है। ऑब्वियस ही बात है ना अंश। P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो ये बोल सकता है ना कि P1 P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है। तो उसी चीज को हम लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ये पूरी लाइन लिख देना बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे महेश? सर ये इसी प्रकार इसी प्रकार हम्म, P1 P2 belongs to R फॉर ऑल for all P1 P2 belongs to R। हाँ चाहे इकट्ठा लिख दें, हाँ बिलोंग्स टू R। R है, नहीं हाँ बराबर है P1 P3 belongs to R। ठीक है, आगे। अतः यह संक्रामक संबंध। अतः यह संक्रामक संबंध है। तो हमने तीनों चीज दिखा दी। हमने दिखा दिया कि ये समतुल्य भी है, हमने दिखा दिया सम्मित भी है, ये दिखा दिया भी संक्रामक भी है। तीनों चीज दिखा दी। तीनों चीज दिखा दी तो लास्ट में क्या लिखूंगा? लास्ट में यह कहूंगा- तुल्यता संबंध है। हम कहेंगे चूंकि यह संबंध, चूंकि यह संबंध क्या है? समतुल्य भी है, संक्रामक सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दर्शा दिया और उसमें दिखाने में कोई दिक्कत थी नहीं, आसानी से हमने दर्शा दिया। सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट होती है। देखो, हमसे बोला तुल्यता संबंध दर्शाने को बोला था, दर्शा दिया। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाला जो समकोण त्रिभुज है ना, इससे संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। मतलब समझो, जो मेन लाइन है उसको वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। हमसे बोला कि समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। समकोण त्रिभुज से संबंधित, यहां पे संबंध क्या है? संबंध किस चीज का है? यहाँ पे जोड़ों में जो संबंध है वो किस चीज का है? तुम कहोगे जी संबंध है भुजाओं की संख्या समान होना, ये हमारा संबंध है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। मुझे ऐसा कोई और आकृति बताओ जिसमें 3 भुजाएं होती हो। त्रिभुज ही होगा। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित, समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कौन से होते हैं? त्रिभुज होते हैं। तो तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे लास्ट में? तुम कह दोगे कि यहां 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समकोण त्रिभुज से संबंधित, इसका क्या लिखें? समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव ज्ञात करने हैं ना। ठीक है, यहां 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे। सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में और सभी प्रकार के त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या सेम है। भुजाओं की संख्या समान है। ये लाइन तो बना के लिखनी होती है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला था कि समकोण त्रिभुज से संबंधित कौन कौन सी आकृतियां हैं, कौन कौन से बहुभुज हैं।
तो समकोण त्रिभुज से संबंधित कौन कौन सी आकृतियां होंगी? आपके आंसर सारे के सारे त्रिभुज होंगे, क्योंकि यहाँ पे संबंध किस चीज का है? संबंध है भुजाओं की संख्या समान होने का। अगर संबंध मान लो कि किसी और संबंध मान लो कि होता कि संबंध होता कि भुजाओं की लंबाई समान होने का, भुजाओं की लंबाई समान होने का, तब फिर यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ और हो जाता। समझ में आ गई? यहाँ पे संबंध किस चीज का है? संबंध है कि भुजाओं की संख्या समान हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होती हैं। अब ऐसी और कौन सी आकृतियां जिसमें 3 भुजाएं हो? तो आपके आंसर सारे के सारे प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो तो, है ना? तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में वो सारे के सारे प्रकार के त्रिभुज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि समकोण त्रिभुज में और सभी प्रकार के त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए। ठीक है, बस ये मतलब था इसका। याद बात समझ में आ गई? वापिस समझ लो एक बार। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या बोला था कि ये जो लाइन दे रखी है ना, ये तो बस घुमाने के लिए दे रखी है आपको। 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण, ये तो घुमाने के लिए दे रखा है। मेन मुद्दा यही था कि त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में क्या आएगा? आपके आंसर त्रिभुज ही आएंगे, और क्या आएगा? ठीक है, ये तो बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप अपना आंसर जो है वो ये दें कि सर जी 3, 4, 5 लंबाई वाले 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज आएंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था इसने बस, है ना, ताकि आप आंसर ये दें। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ भैया मनदीप। सर जैसा आपने ये लाइन हेडलाइट कर दिया हो क्वेश्चन में, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे करो? तेरे को ये तो समझ में आ ही जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये वाली लाइन संबंधित देख लियो बस तू। ठीक है, यहाँ पे संबंधित आ गया ना कि समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो, ये चीज बोल रखी है। तो संबंध क्या है पहले ये चेक करियो। संबंध क्या है यहाँ पे? संबंध समकोण त्रिभुज से संबंधित है। नहीं, संबंध है क्या? संबंध की सर यहाँ पे वो जिसका भुजा बराबर, भुजाओं की संख्या समान होने का। अब मुझे बता दे कि समकोण त्रिभुज से संबंधित अवयव क्या होंगे? जिनकी भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो समकोण, हाँ, तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती हैं। अब ऐसे दूसरे बहुभुज बता जिसमें 3 भुजाएं होती हो। तो वो तो त्रिभुज होगा सर। हाँ, या फिर तू ऐसे समझ लेना, समकोण त्रिभुज से संबंधित तुझे समुच्चय बनाना है, तो भैया पहला घटक समकोण त्रिभुज है तेरा। दूसरा घटक में क्या लिखूं जिससे कि ये जोड़ा इसके अंदर चला जाए? तो इसका विषमकोण त्रिभुज ले लीजिए सर। समकोण त्रिभुज भी चलेगा, त्रिभुज भी चलेगा, हर प्रकार का त्रिभुज चलेगा। यहाँ पे त्रिभुज में जितना आ जाएगा सब चलेगा सर। सब चलेगा। क्यों चलेगा सब? क्योंकि यहाँ पे संबंध क्या है? संबंध है यहाँ पे भुजाओं की संख्या समान होने का, तो इसलिए सब चलेगा यहाँ पे। तो समकोण कुछ भी दे रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, त्रिभुज किसी भी प्रकार का उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि संबंध क्या है? संबंध है भुजाओं की संख्या समान होने का। जी सर। ठीक है, अगर संबंध ये होता कि भाई पहले बहुभुज और दूसरे बहुभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये संबंध होता मान ले, तो फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज अगर होता तो दूसरी बार तुझे क्या रखना पड़ता? समकोण त्रिभुज ही रखना पड़ता, देखा जाए तो, है ना। वैसे तो और भी एक ही कोण होना चाहिए ना, तो एक कोण तो समकोण त्रिभुज होता। ठीक है, अगर तो उसमें लिखा होता कि 4 कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, तब क्या होता? ये आयत भी आ जाता, वर्ग भी आ जाता। हाँ सर, बात समझ रहे हैं? संबंध के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको? किसी का कोई और डाउट? सर इनकी जो भुजाएं जो त्रिभुज बनेंगे उनकी यही भुजाएं होंगी? नहीं 3, 4, 5 नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे, सभी प्रकार के, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी भुजा 7, 8, 9 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि संबंध जो है, संबंध किस चीज का है? भुजाएं समान है ना, भुजाओं की संख्या समान है। हाँ, संख्या समझ रहे हैं? भुजाएं समान नहीं है, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, अगर भुजाएं समान होती तब फिर ये इससे रिलेटेड क्या चीज आती? समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। अगर भुजाएं समान होती समकोण ही हो जाता, तब वो हो जाता कि भाई 3, 4, 5 लेंथ वाला 3, 4, 5 लेंथ वाले सारे प्रकार के त्रिभुज, अगर भुजाओं की लेंथ समान होती तो। हाँ। बात समझा कि संबंध के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है भाई? चलिए आगे, इसको नोट करना चाहोगे कि आगे बढ़े? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एनसीईआरटी बुक खोल लो एक बार और इसको पढ़ लो। क्या रखा कि मान लो कि XY तल में, XY तल का मतलब कि 2 डायमेंशन में, ठीक है, 2 डायमेंशन कह लो या फिर कह लो कि पेज पर, ठीक है, ऐसे समझ लो चाहे,
कह रहा है कि मान लो कि एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। यहाँ पे हमें समुच्चय किसका मिल रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें हमारा जो समुच्चय है उसका नाम है एल, और इस समुच्चय के अंदर क्या चीज है? इस समुच्चय के अंदर समस्त रेखाएं हैं। एल क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना कि एल हमारे पास क्या है? एक्स वाई तल पर समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ये ज्यादा सही रहेगा। जो समुच्चय है उसके अंदर क्या है? सारी की सारी रेखाएं हैं भाई। जैसे उसके अंदर ये ऐसी रेखा भी है, ऐसी रेखा भी है, ऐसी रेखा भी है, ऐसी रेखा भी है, हर प्रकार की रेखा है। ठीक है, इसको लेट से मैं L1 बोल देता हूँ, L2 बोल देता हूँ, L3 बोल देता हूँ। तो हर प्रकार की लाइन है भाई उसके अंदर। ठीक है, अच्छा भाई, आगे क्या बोला कि इस L पर जो संबंध है, इस L पर जो संबंध है उसके अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जहां पर पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। जहां पे पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। मुझे सिद्ध करना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो मुझे सौतुल्यता भी दिखानी पड़ेगी, सम्मितता भी दिखानी पड़ेगी, संक्रामकता भी दिखानी पड़ेगी। वो तुम खुद दिखा सकते हो। इसमें कौन कौन बच्चा दिखा सकता है खुद? सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक दिखा सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम गलती कर दोगे खामखा। तो संबंध क्या हमारा? आपका आंसर संबंध में ऐसे जोड़े हैं जिनमें खास बात क्या है? जिसमें खास बात यह है कि पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पहली रेखा दूसरी रेखा क्या है? समांतर है भाई। ये हमारा संबंध है। मुझे दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा सौतुल्यता को। सौतुल्यता दर्शाने के लिए मैं क्या करूंगा भैया? आरती, मुझे दिखाना है कि यह संबंध सौतुल्य है। कैसे दिखाऊं? स्टार्टिंग कहां से करें? मान लेंगे L बिलोंग्स टू L। L1 बोल दिया कर बेटा, यहां से उठा लिया कर। L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, जाना कहां पे है? तो L1 समांतर है L1 के। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बता रही है क्या? चल ठीक है, यहाँ से बता दी जाए। भैया हमने मान लिया कि कोई एक रेखा है जो कि कोई एक रेखा है जो कि इस सेट से बिलोंग करते हैं, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि L1 जो है वो समांतर है किसके? L1 के। तो इसका मतलब ये हुआ L1 बिलोंग टू L1 का जो जोड़ा है ना वो संबंध के अंदर जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या लिखेगी? इसी प्रकार फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L implies that L1 बिलोंग्स टू R। अतः सौतुल्य संबंध है। यह है सौतुल्य संबंध है। म्यूट हो जाता। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे सम्मितता को दर्शाना है भाई। अब सम्मितता को कैसे दर्शाऊंगा भैया? मुकुंद देव, सम्मितता को कैसे दर्शाऊंगा? स्टार्टिंग कहां से करूं? मान लेंगे सर माना L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, जाना कहां पे है? L2 L1 बिलोंग्स टू R। अब यहां से यहां पे पहुंचेंगे कैसे? अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो उसका क्या मतलब हुआ? L1 समांतर L2। अगर L1 L2 के समांतर है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि L2 L1 के समांतर है। L2 समांतर L1। अगर L2 L1 के समांतर है तो जोड़े के अंदर, इस संबंध के अंदर वही जोड़े जाते हैं जहां पे पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो। अब ये रेखा इसके समांतर है तो ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। यस सर। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कहेगा? इसी प्रकार फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू R that implies L2 L1 बिलोंग्स टू R। अतः सम्मितता लिख देगा ये तो। यस। ठीक है, रोहित कुमार झा, तीसरी चीज मुझे क्या दिखानी बेटा? हुआ नहीं भाई, ये किसी और से पूछ लेते हैं। अंश बता भाई, तीसरी चीज मुझे क्या दिखानी है?
म्यूट का ऑप्शन नहीं आया क्या? आ गया। बता भाई तीसरी चीज मुझे क्या दिखानी है, बोल भाई। संक्रामक संबंध। संक्रामकता दिखानी है बेटा। ठीक है, अब संक्रामकता दिखाने के लिए मैं स्टार्टिंग कहां से करता हूं? हम मान लेते हैं कि भैया कोई दो जोड़े हैं इस प्रकार के P1 P2 और P2 P सॉरी P1 P2 की बात नहीं चल रही यहाँ पे, L1 L2 की बात चल रही है ना। हाँ सर, L1 है। L1 L2 L2 L3 बिलोंग करते हैं संबंध से, हमने मान लिया। यहाँ पे कॉमा लगा देना भाई बीच में, मैं तो थोड़ा सा जानबूझ के लगा देना। ठीक है, अब तूने यहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, जाना कहाँ पे होता है? L1 L3 L1 L3 पे जाना होता है। अब यहाँ से चल के मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा वो बताइए। अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या हुआ? L1 ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या हुआ? इस संबंध के अंदर कौन से जोड़े आते हैं? इस संबंध के अंदर कौन से जोड़े आते हैं बेटा? हाँ भाई, इस संबंध के अंदर कौन से जोड़े आते हैं? इस संबंध के अंदर वो जोड़े आते हैं जहां पर पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो। अगर ये जोड़ा इसके अंदर आ रहा है ना बेटा, तो इसका ये मतलब है कि L1 जो है वो समांतर है L2 के। समझ में आ गया नीश? ठीक है, अगर ये जोड़ा इसके अंदर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये जोड़ा इसके अंदर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? L2 समांतर है L3 के। ठीक है, अगर ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो तू गारंटीड बोल सकता है ना कि L1 L3 भी समांतर होंगे। गारंटीड बोल सकता है। 100% गारंटी होगी ना तभी लिखेगा यहाँ पे। अगर 100% गारंटी नहीं है तो लिख नहीं सकता। बस समझ में आ गई? आदित्य खेवरिया, ये चीज मैं ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर 100% गारंटी है ना तभी लिख सकता है यहाँ पे चीज। अगर 100% गारंटी नहीं है ना तो लिख नहीं सकता आगे। ठीक है, अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, तूने वो वाला एग्जाम्पल ही ले ले तू। मैंने तेरे को बोल तो दिया कि वो सही, लेकिन वो असल मायने में ठीक नहीं है बेटा। सुनियो, तूने कहा कि ए वो वाला याद दिला रहा हूँ मैं तेरे को, ए इज लेस देन इक्वल टू बी बोला था तूने। ठीक है, फिर तूने कहा कि सर जी बी इज लेस देन इक्वल टू ए नहीं हो सकता, ये चीज बोली थी ना, याद है? ठीक है, लेकिन 100% तूने ये बात 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि है ना, तो मान ले कि ए और बी को 1-1 ले ले। अगर ए और बी 1-1 ले ले तब ये 100% बात सही थोड़ी है। या फिर 2-2 ले ले चाहे। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना ये गलती हो जाता है बेटा। ये इसलिए मैं तेरे को मना करता हूं कि जो चीज नहीं है ना उसका एग्जांपल दिया कर, ऐसे जनरल फॉर्मेट में मत लिखा कर। बात समझ में आ गया आदित्य है खेवरिया? इसलिए ये मना किया थी बेटा। ठीक है, इसके अंदर बहुत गहराई बातें हैं, लेकिन फिर वो वही है, तुमने पूछनी वही चीजें हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वही चीज है बेटा। बात समझ आ गई? तो ये चीज समझिए इस चीज को। अच्छा, अब ये देख, अभी अगर मान ले कि मैं कह दूं कि एक्स वाई की पत्नी है, तो 100% पक्की बात है कि वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। 100% पक्की बात है, 100% पक्की बात है ना, तब तू ऐसे लिख सकता है। बस सुन मांगी, आदित्य तेरे से बात कर रहा हूं बेटा। तो इसलिए मना किया जाता है कि भाई जो चीज है उसको तो जनरल फॉर्मेट में लिखो, और जो चीज नहीं है ना उसको एग्जांपल लेके ही लिखो, क्योंकि हमें 100% ट्रू बात लिखनी होती है भाई नीचे। ठीक है, इसलिए देखो भाई, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो गारंटेड 100% गारंटेड बात है कि L1 L3 के समांतर होगा। ठीक है, अगर L1 L3 के समांतर है तो तुम ये कह सकते हो कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा, है ना। समांतरता में ही चलती है बात, लेकिन अगर यहाँ पे बात होती है लंब होने की, परपेंडिकुलर होने की, तब ये बात गलत हो जाती है भाई। कैसे परपेंडिकुलर होने की? मैं तुमसे कहता हूँ कि एक रेखा है L1 जो कि परपेंडिकुलर है L2 पे, एक रेखा है L2 जो कि परपेंडिकुलर है L3 पे। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो तुम गारंटेड नहीं बोल सकते कि L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। ये गारंटेड नहीं बोल सकते, गारंटेड बोल ही नहीं सकते, है ना। ये तुम ये बोल सकते हो कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है ना, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो तुम ये गारंटेड बोल सकते हो कि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये गारंटेड बोल सकते हो, ये गारंटेड है 100%। तो ऐसा लिख सकते हो तुम, समझ रहे हैं? दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर है ना, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है, 100% श्योरिटी वाली बात है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर पाना ही नहीं है। ठीक है, ये मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आएगा अभी ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। कहने का इतना सा मतलब है कि जो चीज होती है उसको जनरल फॉर्मेट में लिखो, जो चीज नहीं होती ना उसको एग्जांपल लेके लिखो।
जो चीज नहीं है उसको भी तुम जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन तभी लिख सकते हो जब वो 100% ट्रू हो बातें। समझ में आ गई आदित्य खेवरिया? ये तेरे लिए मैं जानबूझ के स्पेशली बता रहा हूँ भाई, क्योंकि तेरे दिमाग में दिक्कत है ना, तेरे दिमाग में दिक्कत अच्छी वाली है, होनी चाहिए, गलत नहीं है, होनी चाहिए बेटा। ठीक है भाई, L1 L3 के समांतर हो गया। L1 अगर L3 के समांतर हो गया तो ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम? कहेंगे इसी प्रकार जितने भी L1 L2 L2 L3 जैसे जोड़े हैं संबंध के अंदर, उन सब के लिए L1 L3 मिलेगा ही मिलेगा। अतः वाली लाइन लिख देना। अब ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि तुल्य भी दर्शा दिया, सममित भी दिखा दिया और संक्रामक भी दिखा दिया। तो लिख देना चूंकि वाली लाइन, मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, लिख देना। लिख दोगे ना गौरव? लिख देगा भाई? चलो ठीक है, ये कहानी तो खत्म। अब इसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखनी है वो समझना। अब ये ध्यान से समझना भाई, क्या लिखा है कि इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। इस रेखा से संबंधित, है ना, संबंधित शब्द आ गया तो तुम ये देखोगे कि संबंध क्या है ना। तो संबंध क्या है यहाँ पे? संबंध किस चीज का है यहाँ पे? संबंध किस चीज का? बोलो, यहाँ पे जो संबंध है वो किस चीज का है? पिता का संबंध है, माता का संबंध है, बेटी का संबंध है, किस चीज का संबंध है यहाँ पे? समांतरता का संबंध है ना। जो जोड़े बन रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन किस चीज का है? रिलेशन किस चीज का है? संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन ना। तो दो जोड़े बन रहे हैं उनके बीच में रिलेशन किसका है? तुमको इसे समांतरता का। तो इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या करना है? तो इस रेखा से संबंधित रेखाएं कौन सी होंगी? इस रेखा से संबंधित रेखाएं कौन सी होंगी? या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो कि मैंने एक जोड़ा तैयार किया जिसमें पहला घटक ये है, जिसमें पहली जो रेखा है ना वो ये है, तो दूसरी रेखा कौन सी लिखूं ताकि ये जो जोड़ा है वो इस संबंध के अंदर चला जाए? दूसरी रेखा मुझे कौन सी लिखनी चाहिए ताकि ये जो जोड़ा है वो इस संबंध के अंदर चला जाए? कौन बताना चाहेगा? इस एक जोड़ा बनाया मैंने, इसमें पहले घटक पे तो ये लिख दिया, दूसरे घटक पे मैं क्या लिखूं ताकि ये जो जोड़ा है वो इसके अंदर चला जाए भाई, इस संबंध के अंदर। इस संबंध के अंदर कौन से जोड़े जाएंगे? जिसमें दोनों रेखाएं क्या हों? समांतर हों। तो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए जिससे कि ये जोड़ा इसके अंदर चला जाए? हाँ भैया अमनदीप, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए जिससे कि ये जो जोड़ा है वो इसके अंदर चला जाए? सर सेम टू सेम लिख दीजिए। 2x + 4 लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी रेखा खुद के तो समांतर होती है। y = 2x + 4 लिख सकता है, ठीक है। और कुछ नहीं लिख सकते? और लिख सकते हैं सर, इसको क्या कहते हैं, 2x को इधर दे दे, 4 पहले। सुनो मेरी बात, मान लो ये रेखा है ना, तो इस रेखा के समांतर जो रेखा होगी ना वो इस रूप की होगी, ऐसे समझ लो 2x + c के रूप की, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि इसकी ढाल अगर तुम निकालोगे और इसकी ढाल अगर तुम निकालोगे तो सेम होगी। y = mx + c, इस टाइप का रेखा है ये, y = mx + c, तो इसकी ढाल कितनी है? 2 है, ठीक है, और इसकी ढाल कितनी है? 2 है। 2 है। बात समझ में आ गई? हाँ बोल भाई। कुछ और अभी आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। मान चेंज नहीं होगा अगर कुछ भी आ जाएगा तो तभी हम यहाँ पे लिखेंगे ना, जब मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा कि सी जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। सी की जगह कुछ भी आप रियल नंबर रख सकते हो। बात समझ में आ गई? हमसे पूछा था कि इस रेखा से संबंधित क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं होंगी जो इसके समांतर हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस रेखा से संबंधित इस प्रकार की रेखाएं होंगी, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं जो है वो इसके समांतर हैं, इसलिए। बात क्लियर है भाई? ठीक है, तो लिखेंगे कैसे भैया? लिख देंगे सर वहाँ पे। हम कहेंगे यहाँ y = 2x + 4 था क्या वो? हाँ 4 है, 4। यहाँ y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखा, यहाँ y = 2x + 4 से संबंधित रेखाएं, या फिर कह लो यहाँ y = 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय में, रेखाओं के समुच्चय में किस प्रकार की रेखाएं आएंगी? तो इसके बाद y = 2x + c, y = 2x + c प्रकार की रेखाएं आएंगी। क्यों आएंगी? रीजन भी देना पड़ेगा ना। जी क्योंकि c जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं,
इसके इससे संबंधित रेखा तूने ये बताई, इससे संबंधित रेखा ये क्यों है? ओ, ये क्योंकि सर इसका y बराबर 2 ऐसी कुछ क्या बोले? क्योंकि ये समांतर है, सिंपली लिख दे, ठीक है। हाँ, या फिर कह ले क्योंकि इनकी ढाल समान है, इनकी ढाल समान है, और हम जानते हैं कि अगर रेखाओं की ढाल समान हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। हाँ, हम जानते हैं कि अगर रेखाओं की ढाल समान हो, यार ये तो लाइन है ना, अपने आप लिखनी होती है बेसिकली, ठीक है, वो तो मैं कितना ही खींचता चलूं। रेखाओं की ढाल समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। और सर सी के लिए भी कुछ लिखना है? नहीं, और कुछ नहीं लिखना। अच्छा, सी के लिए क्या यहाँ पे, इस सी के लिए रुक जा 2 मिनट। हम जानते हैं कि अगर रेखाओं की ढाल समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दियो, सी के लिए हम यहीं पे लिख देंगे भैया, y बराबर 2x प्लस सी, जहां सी क्या है, सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर लिख दिया ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 √3, वो इसके समांतर ही होगी ना, क्योंकि ढाल मैटर करती है। सी के जगह कुछ भी अंक लिखाओ। अच्छा सर। बात समझ में आ गई? सर पीछे वाले क्लास में हम लोग ढाल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। बेटा पिछली वाली क्लास में कहाँ आया था इस टाइप का क्वेश्चन? नहीं, जैसे 10th 9th आया था, 11th क्लास में आता था ढाल वाला क्वेश्चन। अच्छा, हम 11th पढ़वे नहीं किए थे। 11th बिल्कुल ही नहीं पढ़ा गया भाई, मैं 1-2 चैप्टर पढ़ाया था सर, इधर टीचर ही वैसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गई भाई बात? एक बार वापस सुन लो। हमसे कहा था कि भैया तुल्यता संबंध दर्शाओ, हमने दर्शा दिया। उसके बाद लाइन क्या थी? उसके बाद लाइन ये थी कि इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय बताओ। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे कि इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय में वे सभी रेखाएं आएंगी जो इस रेखा के समांतर है। इतना लिखते तब भी काम चलता। मैंने थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दिया, मैंने कहा कि भाई इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय में वे सभी रेखाएं आएंगी जो इसके समांतर हैं, और वो सभी रेखाएं y बराबर 2x प्लस सी के रूप की होंगी। मैंने ऐसा लिख दिया बेसिकली, देखा जाए तो। बात समझ में आ गई भैया गौरव? हाँ भैया, अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या नाम है यार तेरा? रोहित कुमार झा तो दिख रहा है मेरे को। अच्छा ये रहा। हाँ भाई रोशन, अब बोलेगा हाथ ही उठाता रहेगा। हाँ या सर आराम से मान लीजिए ढाल वाला बात हमारे दिमाग में ना आए तो ऐसे लिख दियो, सकते हैं। ऐसे लिख दियो ना, सिंपल ऐसे लिख दियो कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय में वे सभी रेखाएं आएंगी जो इसके समांतर हैं। बस समझ में आ गई? अगर मान ले कि यहाँ पे संबंध होता L1 परपेंडिकुलर L2, L1 लंब L2, ऐसा संबंध होता तो तू क्या लिखता है यहाँ पे? यहाँ पे तो संबंध समांतरता का था। अगर यहाँ पे संबंध होता परपेंडिकुलर का चिन्ह ऐसे होता है ना, तो तू ये बता कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित कौन सी रेखाएं आती? तो सर हाँ भैया, कोई और बताना चाहेगा? अगर यहाँ पे संबंध समांतरता का है तो हमें पता है कि कौन सी रेखाएं आएंगी। अगर यहाँ पे संबंध परपेंडिकुलरिटी का होता तो तुम क्या बोलते? हाँ भैया मोनू, क्या बोलता भाई? सर L1 और सर L1 L2 के समान, जब सर इसके परपेंडिकुलर होता तो सर इसमें बेरेखाएं आती जो यानी कि L1 L2। लास्ट में लाइन क्या लिखता भाई, ये पूछ रहा हूं मैं। तो ये कहता कि इस y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय में वे सभी रेखाएं आएंगी जो इस रेखा के समांतर है, सॉरी इस रेखा के परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी का संबंध होता तो ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसकी इक्वेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो 11th में तुमने सीखी होगी तो पता होगा, नहीं सीखी तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, चलो म्यूट हो जा भाई। तो ये चीज थी भैया, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी नोट करना चाहो तो बता दो, मैं रुक जाता हूँ कि आगे बढ़े। अर्जुन शर्मा, हाँ भाई।
सर एक रेखा उसी रेखा के समांतर कैसे हो सकती है? भाई जैसे मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, जैसे एक रेखा ही है, ठीक है, दूसरी रेखा इसके ऊपर ही चढ़ा दी तूने, है ना, तो दोनों रेखाएं को समांतर ही माना जाएगा, क्योंकि इनके हर एक पॉइंट पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो वो सेम है। सर फिर इनमें तो डिस्टेंस बचा ही नहीं ना। हाँ तो वो सेम है ना, डिस्टेंस बचा ही नहीं। तो मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे बता कि इन दो रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है, जीरो तब वो कहेगा। तो जीरो हाँ जीरो ही रहेगी इस पॉइंट पे रेखा इन दोनों रेखाओं की डिस्टेंस क्या है, जीरो। हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, चाहे जीरो चाहे कुछ भी हो, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा एक और चीज होती है, 9th क्लास में आती है बातें, जैसे हम ये बोलते हैं कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का क्षेत्रफल क्या है, पॉइंट का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो माना जाता है, पॉइंट का क्षेत्रफल जीरो माना जाता है। अब तू कह देगा सर जी मैं तो पॉइंट को ऐसे बड़ा सारा बना दूंगा, ऐसे ये भी तो पॉइंट ही है प्रकार से, तो इसका क्षेत्रफल तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन इसका क्षेत्रफल जीरो ही माना जाएगा। जब भी हम किसी को बोल देते हैं ना कि ये पॉइंट है, तो हम यही मानते हैं कि इसका क्षेत्रफल जीरो है। जब हम ये बोल देते हैं ना कि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हम हमेशा यही मानते हैं कि वो समांतर है। ये पहले से कुछ चीजें मानी जाती है बेटा, तो उसके ऊपर ही मैथमेटिक्स बिल्ड होता है ना। पहले किसी ने माना ना कि 2 और 2 4 है, उसके ऊपर तो मैथमेटिक्स बिल्ड किया। तो वैसे ये चीज मानी जाएगी कि दो रेखाएं समांतर हैं, तभी इसके ऊपर फिर प्रमेय बनेंगी, है ना, चीजें बनेंगी, ये चीज होती है। चलो भैया आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलने की बजाय एक उदाहरण करते हैं, इससे संबंधित एक उदाहरण है वो करते हैं, वो तुम ही करना, तुम्हें करना है भैया वो उदाहरण, ये वाला। इसका मैंने लॉजिक बता दिया, ठीक है, अब तुम्हें खुद ट्राई करना है, ये वाला उदाहरण खुद ट्राई करो भाई, जिसका नहीं हुआ वो समझ लें, पूछूंगा तुमसे। आदित्य खेवरी आ जा भाई। आदित्य बेटा क्या लिखें सबसे पहले, क्वेश्चन क्या, पहले ये समझा दे क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, समुच्चय क्या है क्वेश्चन में। सर किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब समतल में बहुत सारी रेखाएं हैं उनका समुच्चय, ठीक है। संबंध क्या कहना चाह रहा है कि सर जो L1 रेखा वो L2 पर लंब है सर, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं यहाँ पे, सर समतुल्य लिखेंगे सर। नहीं सबसे पहले तो अपने को समुच्चय लिखना पड़ेगा ना। समुच्चय किस चीज का है, कि समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, किसी समतल में स्थित, आगे बोल, समस्त रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। संबंध किस चीज का है, संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिनमें खास बात क्या है कि सर L1 लंब है L2 पे सर, ऐसे बोला कर कि पहली जो रेखा है ना वो दूसरी रेखा पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है कि ये समतुल्य है या नहीं है, यस सर ये दिखाना है सर, समतुल्य है सर, समतुल्य नहीं है ये दिखाना है ना भाई, यस सर, ठीक है। तो अब कहेगा सर जो चीज नहीं होती उसका एग्जांपल ले लो, ये चीज बोलेगा। अब तो एग्जांपल में लिखेगा क्या, मतलब क्या एग्जांपल लेंगे, चल ठीक है, लेकिन एग्जांपल में लिखूं क्या चीज, सर जनरल फॉर्मेट में देना पड़ेगा सर एग्जाम, मतलब एक ही प्रकार वही लेना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ी कहेगा कि भाई तो चल एग्जांपल में लिखता, तब ये लिखता ना कि माना L1 एक रेखा है, L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए L1 का जोड़ा इसके अंदर नहीं आएगा। उसी राम कहानी को तू हिंदी में लिखता बड़ा बड़ा करके, और उसी को मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लिख दूंगा छोड़ा करके, है ना। यार कह ले कि तू जनरल फॉर्मेट में लिखेगा इस चीज को, है ना, बस में आगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, मैं कहूं माना सर L1 बिलोंग करता है, ठीक है, L सेट से, ठीक है। अब सर यहाँ सर L1 है वो सर L1 पर लंब नहीं है सर, L1 पर लंब नहीं है, या तो ऐसे लिख दे या फिर तू ऐसे कह सकता है L1 ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, यस सर, ठीक है, और यहाँ पे काटा मार दे, ऐसे काटा मार दे, ये भी साइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ आ गई, आई बात समझ में। ये लाइन क्यों लिख पा रहा है, क्योंकि ये लाइन 100% ट्रू है इसलिए लिख पा रहा है, यस सर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर मैं कह दूं कि A इज लेस देन इक्वल टू B, B इज लेस देन इक्वल टू A, ये लाइन तू 100% ट्रू बोल सकता है क्या, B इज लेस देन, मतलब नोट मान ले तू 100% बोल सकता है ये बात, 100% नहीं बोल सकता, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज लिखते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक अंक का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि अंक में वो बात 100% ट्रू बोल सकता है। तो ये बात 100% ट्रू बोल सकता है कि भाई 3 अगर 5 से छोटा है तो 5 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, ये 100% ट्रू है, तो इसलिए हम वहां पे एग्जाम्पल फिट बैठता है,
बात समझ में आ गई भाई आदित्य खेवरिया? आदित्य बेटा ये बात समझ में आ गई तेरे को? ये वाली तू ये वाली बात 100% ट्रू नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि ए बी की वैल्यू कुछ ऐसी हो जिसमें हो जाए बराबर, समझ में आ गई? लेकिन 100% यहाँ पे ट्रू बोल सकता है। यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगाया ना भाई मैंने। बोल भाई कुछ तो बोल, ठीक है ना? ठीक है भैया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज है उसको जनरल फॉर्मेट में लिखो, जो चीज नहीं है ना उसको एग्जाम्पल से लिखो, ठीक है? हम कोशिश यही करते हैं कि जो चीज नहीं है उसको एग्जाम्पल से ही लिखें। अब कई बार एग्जाम्पल लेना संभव नहीं हो पाता, जैसे इसमें है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम ये कर रहे हो ना कि जो चीज नहीं है उसको तुम थोड़ा जनरल फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें जो अगली लाइन लिख रहे हो ना वो 100% ट्रू होनी चाहिए, हमेशा 100%। जनरल फॉर्मेट में अगली लाइन हमेशा 100% ट्रू होनी चाहिए, तभी लिखते हैं। क्लियर है भैया आदित्य? चलो, L1 L1 की परपेंडिकुलर नहीं है, 100% ट्रू है भाई, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L1 का जोड़ा इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है? इसके अंदर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? अतः यह समतुल्य नहीं है, मतलब यह संबंध समतुल्य नहीं है। ये लाइन तो लिखी लोगे, क्या दिक्कत है इसमें? 4 ऑल वाला चक्कर क्यों नहीं करा यहाँ पे? क्योंकि 4 ऑल के लिए तो तब जरूरत पड़ती है ना जब हमें समतुल्यता दर्शानी हो। समतुल्यता नहीं दर्शानी तो उसके लिए 4 ऑल लिखने की जरूरत क्या है? उसमें तो कोई एक भी कैंसिल तो सारा पूरा कैंसिल। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है, यही दिखाना है ना? सम्मित है ऐसा दिखाना है, ठीक है भाई? सम्मित है ऐसा मुझे दिखाना है। कहां से स्टार्टिंग करूंगा मुकुंद देव मांझी? कहां से स्टार्टिंग करूं बेटा? माना L1 L2 L1 L2 belongs to R, ठीक है। जाना कहाँ पे है? जाना L2 L1 belongs to R, और हम पहुंचेंगे यहाँ पे, गारंटेड पहुंचेंगे, ठीक है? अच्छा भैया, अगर ये इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 परपेंडिकुलर L2 की, L1 परपेंडिकुलर L2 पे। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि L2 L1 पे परपेंडिकुलर है। यस सर, गारंटेड बोल सकते हैं ना? एक रेखा ये है, एक Yes. रेखा ये है। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो 100% बोल सकता है कि L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? ठीक है, ये आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए लिखवा दी फॉर्मेलिटी के लिए। लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? इसी प्रकार फॉर ऑल, ये वाली लाइन लिखेंगे ना? इसी प्रकार फॉर ऑल वाली लाइन लिखेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि ये हमें सम्मित दिखाना है इसलिए, ठीक है? अच्छा भाई अगले पे आ जाओ। संक्रामकता, संक्रामकता नहीं है ऐसा दिखाना है। तो किससे पूछें? आदित्य मिश्रा से पूछ लेते हैं, इसका नेट स्लो रहता है इसलिए मैं पूछता नहीं। आदित्य भाई संक्रामकता नहीं है, मुझे ये दिखाना है, तो मुझे लेना चाहिए एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल भी तू क्या लेगा? एग्जाम्पल लिखने का कोई तरीका तो है नहीं, तो इसको तेरे को जनरल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। लिखूं कैसे? सर माना L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो कहेगा L1 L2 ये बिलोंग करता है संबंध से, और L2 L3 बिलोंग करता है संबंध से, बिलोंग करता है संबंध से, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? सर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये होगा कि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। पक्का 100% ये ट्रू होना चाहिए सबके लिए, 100% ट्रू होना चाहिए, तभी ये लाइन लिख सकता है। ये वाली लाइन तभी लिख सकता है जब 100% ट्रू हो, पक्का? फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान ले कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये L1 है, ये L2 है, एक तीसरी रेखा ले ली मैंने, ये L3, ठीक है? अच्छा L1 L2 के परपेंडिकुलर है नहीं है? यस सर है। L2 L3 के परपेंडिकुलर है नहीं है? यस सर। L1 L3 के परपेंडिकुलर है नहीं है? नहीं है सर। नहीं है ना? तो कोई भी एग्जांपल उठा ले, कोई भी, 100% ये बात ट्रू है भाई, 100%, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? 100% ट्रू ना तभी लिखा जा सकती है भैया चीजें, ठीक है? अगर 100% ट्रू नहीं है ना कोई, तो एग्जांपल दे। अगर तुझे दिखाना है कि नहीं है तो उसका एग्जांपल देना पड़ेगा फिर अपने को। बात समझ आ गई? इसका भी वैसे एग्जांपल देके कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें एग्जांपल में लिखेंगे क्या? यही चीज लिखनी पड़ेगी, बस उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा करके, उसी चीज को मैथमेटिकली लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या भाई? चलो अब इसके बाद क्या लिखें? L1 जो है परपेंडिकुलर नहीं है L3 पे। L1 अगर L3 पे परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या इनका जोड़ा
संबंध के अंदर आएगा? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि इनका जुड़ा तो तभी आता ना जब ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट लाइन क्या लिखूं? इसी प्रकार। नहीं सर, जब परपेंडिकुलर ही नहीं है सिंपल कह देंगे, अतः ये संक्रामक नहीं है भैया, कहानी खत्म। रिकैप कर देता हूं बेटा, सुनो ध्यान से। जो चीज होती है उसको जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं, जो चीज नहीं होती है उसको एग्जांपल से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे क्या? एग्जांपल भी तो यही लिखना पड़ेगा ना भाई, तो इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? आदित्य खेवरिया, इसका तो कैमरा ही रुक गया भाई का। सबसे पहले मुझे दिखाना था समतुलता नहीं है, नहीं है तो एग्जांपल लेना चाहिए, लेकिन एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल भी तो यही लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, एक चीज का हमें ध्यान रखना, जो चीज नहीं है ना उसमें अगर तुम जनरल फॉर्मेट से लिख रहे हो ना तो हमेशा हर चीज पे ध्यान रखते चलना, हर चीज पे ध्यान रखते। अगर कोई चीज नहीं है तो उसका एग्जांपल लेना ज्यादा बेस्ट होता है। अगर कोई चीज नहीं है उसको फिर भी तुम जनरल फॉर्मेट में लिख रहे हो ना, तो वो वही चीज होगी भाई, फूक फूक के कदम रखना अपने। ठीक है ना भाई, जो चीज नहीं है उसका एग्जाम्पल लेना ज्यादा बेहतर है, और जो चीज नहीं है उसका एग्जाम्पल लेना बेहतर है भाई। ठीक है, अगर तुम जानबूझ करके जनरल फॉर्मेट में लिखोगे ना तो हर चीज को ध्यान रखते हुए चलना कि भाई उसी चीज को तभी लिख सकते हैं जब वो 100% ट्रू हो। ये चीज 100% ट्रू थी तो हमने लिख दिया, अगर 100% ट्रू नहीं होती ना तो मैंने लिखता इस चीज को, एग्जाम्पल ठुसाना पड़ता है इसके अंदर पे, है ना, इसके अंदर एग्जाम्पल ठुसा ही कह सकते थे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने करा भैया। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, कोई समस्या है तो पूछ लो अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, एक छोटी सी बात पूछता हूं, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खुलेगा, है ना, ये थोड़ी सी डीप जाएंगे इसमें बात को। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा एक बार, करवा नहीं रहा हूं, बस एक छोटी सी बात पूछूंगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। देखो भाई, कह रखा है कि रियल नंबर का सेट है, उसमें संबंध है, इस संबंध के अंदर ऐसे जुड़े आते हैं जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से या तो छोटा हो या बराबर हो। हमें दिखाना है कि सममित नहीं है, हमें क्या दिखाना है कि ये सममित नहीं है। इसके दो मेथड होने चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो चीज नहीं है उसको एग्जांपल से ही कर सकते हो, और चाहो तो तुम जनरल फॉर्मेट से कर सकते हो, लेकिन कोशिश क्या रहती है हमारी? एग्जाम्पल से करना। हम ट्राई ही हमेशा ही करते हैं कि एग्जाम्पल से ही करें, लेकिन अगर मजबूरी में एग्जाम्पल ना ले पाए ना तो हम जनरल फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें हमेशा फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं भाई। चलो ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है ना। सम्मित नहीं है तो उसका एग्जाम्पल कैसे लूंगा? मेथड नंबर 1, एग्जाम्पल क्या लें? ये संबंध सम्मित नहीं है तो उसका एग्जाम्पल क्या लूं? कोई भी बता दो यार। तुम कहोगे सर जी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1, 5 ले लो, है ना, तो तुम क्या लिखोगे? तुम कहोगे सर जी यहाँ 1,5 बिलोंग करता है इस संबंध के अंदर, परंतु इसका उल्टा इस संबंध के अंदर बिलोंग नहीं करता, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अतः यह संबंध सम्मित नहीं है, ऐसे लिखोगे। अब तुम्हारे मन में आदित्य खेवरा जैसा तुम्हारा वो है कि भैया मैं तो है ना आग में हाथ डालूंगा, मेरे को तो पंगे लेने ही लेने हैं। तुम कहोगे जी मैं तो इसको जनरल फॉर्मेट से करूंगा, और मैं तुम्हें क्या कहा कि जो चीज नहीं है उसको जनरल फॉर्मेट से मत करना भैया, जो चीज नहीं है उसको जनरल फॉर्मेट से नहीं करना है तुमको। ठीक है, हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि जो चीज नहीं है उसको एग्जाम्पल से करें, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन किया यार नहीं मैं तो जनरल फॉर्मेट से करूंगा। चलो अब देखते हैं जनरल फॉर्मेट में क्या दिक्कत आएगी इसमें। तुमने अगर मान लो कि इसको जनरल फॉर्मेट से करना होता, तुम क्या लिखते? स्टार्टिंग कहां से करते हैं? माना क्या? कोई भी जोड़ा मान लो, ए भी मान लो, ए भी बिलोंग कर रहा है इस संबंध से। ठीक है, अब तुम्हें दिखाना होता है कि बी ए जो है वो संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा, तभी तो वो सम्मित नहीं होगा, ये दिखाना होता है ना बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी बेटा, यहाँ पे दिक्कत कैसे आएगी वो समझो। इसको मिटा देता हूँ एक बार। तुमने कहा कि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब ये इसके अंदर बिलोंग करे मतलब क्या होगा? ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, 100% ट्रू है बात। तो कोई जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करेगा तो उसके लिए कंडीशन तो 100% ट्रू है, 100%। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, इसको लिख लेते हैं, तभी तो वो सम्मित नहीं होगा, ऐसे सिद्ध होगा। तुम्हें यहाँ पे जाना है भाई। अब a इज लेस देन, a जो है वो b से छोटा या बराबर है, तुमने मान लिया, लेकिन तुम 100% ये नहीं बोल सकते कि b जो है वो लेस देन इक्वल टू a नहीं होगा। ये 100% नहीं बोल सकते तुम, 100% नहीं बोल सकते बेटा यहाँ पे ये चीज, इसलिए हम 100% नहीं बोल सकते ना ये चीज। अगर 100% बोल सकता ना तब तो ये चीज लिख सकता था, और ये चीज लिख सकता था, फिर ये भी जो हो जाता अपने आप प्रूफ। लेकिन ये चीज मैं 100% बोल ही नहीं सकता हूं, समस्या ये है ना। क्यों नहीं बोल सकता 100% भाई? क्योंकि एक से छोटा या बराबर होता है। अगर तुम इसको पलटोगे तो तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर जी इसको पलटने पर ये आएगा। 100% ट्रू नहीं है, किसी किसी के लिए ट्रू है, किसी किसी के लिए ट्रू नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं भाई। वापिस समझो, जो चीज है उसको हमेशा जनरल फॉर्मेट में लिखो, जो चीज नहीं है उसको हमेशा एग्जाम्पल से ही लिखो। जो चीज नहीं है उसको तुम अगर जनरल फॉर्मेट से लिखोगे ना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कदम फूक फूक के रखना भैया।
ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज लिखवाई नहीं थी, मैंने इसलिए डायरेक्टली तुमको बोला था कि जो चीज है जनरल फॉर्मेट लिखो, जो चीज नहीं है उसको एग्जांपल्स लिखो, इसलिए मैंने स्पेशली तुमको बार बार बोली थी बात। ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग में क्वेश्चन आती है, तो उस चीज का ये आंसर था भाई। क्लियर है बातें? अब किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यार इसके अंदर, क्योंकि डाउट रहा तो आगे भी डाउट रहेगा तुम्हारा। हाँ भाई महक, कुछ गलत लिख दिया होगा तो फिर उसमें, कहाँ गई भाई ये महक? हाँ अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तब तो हम बोल सकते ना गारंटेड बात कि हाँ, नहीं होगा। जैसे इक्वल टू का निशान नहीं होता, ए इज लेस देन बी है, ठीक है, तो गारंटेड बोल सकते हैं बी इज लेस देन ए नहीं होगा। हाँ गारंटेड, यहाँ पे गारंटेड बोल सकती है, गारंटेड बोल सकती है तो लिख सकती है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ आ गई? ठीक है, अभी भी कोई समस्या है तो पूछ लो भैया। ये वाली चीजें मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताता क्योंकि स्टार्टिंग में बताऊंगा तो उलझ जाओगे खाम खाई। हाँ भैया मुजम्मिल, कहाँ गया मुजम्मिल यार? ये रहा, बोल भाई। अच्छा सर, एग्जाम्पल ले लिए, पर एग्जाम्पल के बाद हम ये तो लिखेंगे फॉर ऑल। नहीं, फॉर ऑल नहीं, फॉर ऑल नहीं लिखेंगे। सुनिए सर, मान लीजिए एक जगह गलत है, ठीक है, हम मानते कि एक जगह गलत है, हम सब जगह कह सकते, पर हम अभी तो नहीं कह सकते सब जगह ना। एक एग्जाम्पल तो फंस ही रहा है मेरा। हाँ, तो फॉर ऑल तो हुआ नहीं यहाँ पर भी, तो हम पूरे कैसे कर सकते? दो चीज होती है बेटा, ये बहुत गहरी बात है। ये बात पता क्या है, ये 11th क्लास में गणितीय विवेचन का चैप्टर आता था, लास्ट है ना? चैप्टर। हाँ, तो उसमें है ना हर चीज का नेगेशन लिखवाया जाता था। जब तू ये बात बोलता है ना कि यह कथन सभी के लिए सत्य है, ठीक है, तो उसका नेगेशन पता है क्या होगा? उसका नेगेशन ये होगा कि कम से कम कोई इस सेट में कम से कम कोई एक अवयव ऐसा पाएगा जिसके लिए कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगर तुझे इसके बाद लाइन लिखनी है ना प्रॉपर्ली, तो तू फॉर ऑल वाली लाइन लिखेगा, तू एग्जिस्ट वाली लाइन लिखेगा। तू ये कहेगा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो इसलिए ये सम्मित नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैं वो फॉर ऑल का नेगेशन लिखवाता ही नहीं हूँ। बात समझ में आ गई? हर चीज का नेगेशन है भाई, दिस इंप्लाइज का भी नेगेशन है एक। ठीक है, अगर दिस इंप्लाइज कोई चीज है तो उसका ना होने को तुम कैसे लिखोगे? उसका नेगेशन है। इसलिए तुम्हें बार बार मना किया जाता है बेटा कि अगर कोई चीज नहीं है ना तो उसको एग्जांपल से लिखने में ज्यादा बेनिफिट है। इस तरीके से लिखते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें। समझ में आ गई भाई? किसी की और समस्या तो पूछ लो। चले आगे, चलो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत वो था देखा जाए तो, लेकिन इंटरेस्टिंग था भैया। क्या बात समझ में आई कि कोई चीज अगर है तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे? कोई चीज अगर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा दिलकुश? कोई चीज है तो सर उसको रोस्टर रूप में लिख लेंगे। अरे भाई इतनी, मैं तो दिमाग खराब कर दिया यार। कोई चीज अगर है तो उसको हम जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ यार। कोई चीज अगर है तो उसको जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे, कोई चीज नहीं है तो उसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे भाई? सर उसको एग्जाम्पल से लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, कोई चीज है जनरल फॉर्मेट से लिखो, कोई चीज नहीं उसको एग्जाम्पल से लिखो, सिंपल। ठीक है, इसलिए मैं इतनी गहराई में जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गहराई में जाऊंगा आधे बच्चे यहीं डूब जाने हैं। इसलिए मैं सिंपल रखता हूँ चीजों को, भाई ये चीज रट लो, ये चीज रट लो। सर हाँ मेरे दिमाग में एक बात याद है, बोलियो। वो जो सर लिखे थे एज होगा बी से छोटा या बराबर होगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी से छोटा या बराबर है, तो बी जो होगा ए से छोटा या बराबर कभी नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी से छोटा या बराबर है, तो ये बोल रहा है? जी सर। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले ले, मान लीजिए तूने एग्जांपल ले लिया ये वाला। जी सर। ये एग्जांपल इसको फिट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा हाँ? सर। तो ये कह रहा है कि ए अगर बी से छोटा या बराबर है तो हम 100% श्योर हैं कि बी जो है ना वो ए से छोटा या बराबर नहीं होगा। हाँ, ये कह रहा है ना 100%, तू 100% श्योर है इस बात के लिए? क्या सभी एग्जाम तो बराबर ही हो जाएगा फिर? हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 100% ट्रू नहीं है ना। अच्छा सर, 100% ट्रू नहीं है तो हम इसको लिखेंगे नहीं भैया। ओ इसीलिए इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जो चीज अगर नहीं है, जो चीज अगर, कहाँ गया भाई वो, ये 4 नंबर हाँ, जो चीज अगर नहीं है ना तो उसका एग्जाम्पल देना चाहिए, ना कि जनरल फॉर्मेट में पंगे लेने चाहिए। सारे के सारे आदित्य खेवड़िया थोड़ी हो जो पंगे ले और फिर बाद में फिर मैं मना कर दूं, फिर वापस पंगे लो, फिर मना कर दूं, फिर वापस पंगे लो। पंगे पे इतना दिमाग खराब कर देगा। समझ में आ गई बात मेरी? क्लियर है? चलो भैया अब आ जाओ तुम एक एग्जाम्पल पे, खुद ट्राई कर लेना एक बार। आ जाओ भाई।
ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, उसको खुद सोचो, कोई हिंट हुंट नहीं दे रहा, उसको खुद देखो भाई। यहाँ पे बातें कितनी करवा लो है, इन बातों में मजा आएगा, लेकिन मैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो यहाँ पे सारे उबासी लेने लग जाते हैं। सोचो भैया इसमें क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि मान लो कि एक समुच्चय है 1 2 3 4, इस समुच्चय पर ये संबंध है, इस समुच्चय पर संबंध को या इस समुच्चय में संबंध को, एक बात होती है, इस समुच्चय में एक से संबंध है, ठीक है, हमें ऑप्शन चुनना भैया, ठीक है। देख लो ऑप्शन में समतुल्य सममित संक्रामक की बात चल रही है। पहले मुझे बताओ कि क्या ये समतुल्य है, क्या ये समतुल्य है बेटा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, ठीक है। क्या ये संबंध सम्मित है? सम्मित में हम क्या देखते थे कि हर जोड़े का उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। 1,2 का उल्टा क्या होता है? 2,1। क्या 2,1 दिख रहा है तुमको कहीं पे? 2,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये भैया सम्मित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बस, और क्या, संक्रामक पाएगा ही, देख लेना चाहे तुम, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है भैया, ठीक है ना भैया। आगे चलें, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम उसमें दिया था, टेस्ट में कर लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। क्या लिखा है कि मान लो कि एक समुच्चय है नेचुरल नंबर का, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। इस समुच्चय में ये जो संबंध है ना, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े आते हैं जिनमें 2 खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि जो पहला अंक है ना वो दूसरे अंक से 2 कम है। अब इसमें देखो कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से 2 कम हो, ऐसा कौन सा जोड़ा है? पहला अंक दूसरे अंक से 2 कम होना चाहिए। तुमको जी ए है, सी है ना, बी और डी तो नहीं होंगे, ठीक है, यही 2 होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से भी छांटना है, कैसे छाटेंगे? दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा अंक जो है ना वो 6 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा अंक 6 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा अंक 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? दूसरा अंक 6 से बड़ा होना चाहिए, तुमको जी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टिक मारो इस पे। क्लियर है बात मेरी? 2 कंडीशन थी, पहला अंक दूसरे से 2 कम होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा अंक 6 से बड़ा होना चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इस पे टिक मार दिया। क्लियर है? चलो अब आते हैं एग्जाम्पल पे, क्योंकि आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपने को। इसमें एक नई चीज है, नई तो नहीं है, स्टार्टिंग में बता दी थी, लेकिन वो ये कि भूल गए। देखिए ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में नहीं आता बेटा, ये वाला बस समझाने के लिए है। क्या क्या कि मान लो कि ए में ए जो है वो किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए क्या है? ए हमारा बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यहाँ पे बालकों की बजाय है ना लड़कों का लिखना था, बालकों का मतलब यहाँ पे लड़कों से है, ठीक है। तो ए क्या है? ए है जी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, ये हमारा ए सेट है, ठीक है जी। हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि ये जो संबंध है, इस संबंध के अंदर क्या है? इस संबंध का जोड़े हैं जी। अच्छा, इन जोड़ों में ये जो ए और बी लिखा है, ये ए और बी क्या चीज है? क्या ये नंबर हैं या फिर रेखाएं हैं? क्या है ये ए और बी? तुमको जी ए और बी जो है ना वो इस सेट से संबंधित होती हैं, ये बात तो पता ही है, क्योंकि ये संबंध इस सेट पे है, तो ए और बी क्या होंगे? इसके एलिमेंट होंगे। तो ए और बी है क्या असल मायने में? हाँ भैया, ए और बी क्या है बेटा? महक, ए और बी क्या है? स्कूल के बालक। बालक कह दे, लड़के कह दे ना, क्योंकि यहाँ पे बालकों का मतलब लड़कों से है, इसने गलत लिखा है, लड़का होना चाहिए यहाँ पे, गलत नहीं लिखा, मतलब इसका मतलब ये था। तो ए और बी लड़के हैं, ठीक है। अच्छा, संबंध क्या है? संबंध ये है कि ए जो है वो बी की बहन है। क्या लड़का किसी लड़के की बहन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इस संबंध के अंदर कितने जोड़े आएंगे? क्या इस संबंध के जोड़े आएंगे भी या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। होगा। तो ये क्या होगा? रिक्त संबंध होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बस इसे हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कैसे वो समझ ले। पहले यहाँ पे लिख देगी, ये चीज लिखनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख दे। अब लास्ट में लाइन क्या लिखूं तू खुद बता सोच के, क्योंकि जो स्कूल है वो किसका है? लड़कों का है। तो कोई भी लड़का किसी दूसरे लड़के का, कोई भी लड़का किसी दूसरे लड़का की बहन नहीं हो सकता। नहीं। तो अतः इस संबंध में कोई भी जोड़ा नहीं आएगा। अतः यह संबंध क्या होगा? रिक्त संबंध होगा।
ये पूरी राम कहानी लिख दियो भाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख तो तुम दोगे अपने आप ही, ठीक है, बात क्लियर है ना। अच्छा अब दूसरी बात देखो क्या बोली, दूसरी बात बोली कि एक दूसरा संबंध है आर डैश, ठीक है। इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े आते हैं जिनमें खास बात क्या है कि पहले लड़के और दूसरे लड़के की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है। 3 मीटर कितना हो जाता है भैया, 1 मीटर कितना होता है बताना जरा एक बार, 1 मीटर कितना होता है, ऐसे हाथ से बताओ कितना होता है 1 मीटर, कौन कहीं बता ही नहीं रहा। हाँ भाई अर्जुन कितना होता है बेटा 1 मीटर, कभी किसी साड़ी की दुकान पे जाना भाई तो वो बताएगा तुम्हें 1 मीटर कितना होता है, वो इतना होता है बेटा 1 मीटर, यहाँ मतलब ऐसा है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि भाई तुम्हारी क्लास में जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन सबकी हाइट तुमसे 3 मीटर बड़ी है क्या, 3 मीटर देख लो भाई, 3 मीटर, ये छत फट जाएगी, इतना हो जाएगा भैया, छत तो नहीं फटेगी लेकिन बहुत लेंथी हो गया 3 मीटर तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जिसमें दोनों की हाइट जो है ना, उनकी हाइट 3 मीटर से, दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है ना वो 3 मीटर से कम हो, दोनों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम हो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इस संबंध में कितने जोड़े आ जाएंगे, आप कहेंगे सर सारे ही आ जाएंगे देखा जाए तो, है ना, क्योंकि ए सेट के आप जितने भी ये ए सेट है, तुम ए क्रॉस ए बनाओगे, ए क्रॉस ए निकालोगे तो उसके ए क्रॉस ए के अंदर क्या होंगे, जोड़े होंगे, तो सारे के सारे जोड़े इसके अंदर आ जाएंगे सदी, समझ रहे हो। राम का मोहन से जोड़ा इसके अंदर आएगा, राम का सोहन से जोड़ा इसके अंदर आएगा, राम का गीता से जोड़ा इसके अंदर आएगा, सारे जोड़े इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि भैया दो व्यक्तियों की हाइट के बीच में, दो व्यक्तियों की हाइट से बीच में 3 मीटर, दो व्यक्तियों की हाइट में 3 मीटर से तो कम का डिफरेंस होता है ना भाई, तो सारे जोड़े इसके अंदर आएंगे, और इसलिए क्या है सार्वत्रिक संबंध है। लिखो कैसे, तुम कहोगे, तुम कहना कि क्योंकि दो बालकों की हाइट के बीच में हमेशा डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा, जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, दो बालकों की हाइट के बीच में हमेशा डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा, दो बालकों की हाइट के बीच में डिफरेंस देखना है, वो हमेशा कम ही होगा 3 से। अतः इस संबंध में सभी क्रमिक युग्म आ जाएंगे जो ए क्रॉस ए के हैं, ठीक है, इस संबंध में सभी जोड़े आ जाएंगे जो कि ए क्रॉस ए के हैं, ए क्रॉस ए से बनने वाले हैं, ऐसे कर लेना। अतः यह सार्वत्रिक संबंध है। क्यों सार्वत्रिक संबंध है, मैंने लिखवाया भी था, सुनो ध्यान से, कोई भी संबंध सार्वत्रिक संबंध तब कहलाता है, कोई भी संबंध सार्वत्रिक संबंध तब कहलाता है जब जो रिलेशन है ना वो ए क्रॉस ए के ही बराबर हो जाए, ये चीज लिखवाई थी, ध्यान है, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है, तो तुम ए क्रॉस ए निकालना, ए क्रॉस ए क्या जाएगा, ए क्रॉस ए के अंदर क्या आएंगे, जोड़े आएंगे, कौन से जोड़े आएंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। संबंध क्या होता है, संबंध इसका सबसेट होता है, संबंध क्या होता है, इसका सबसेट होता है, इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट बनाना भैया, सबसेट, इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके सबसेट कितने बने, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितने हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 सबसेट है ना। जैसे मान लो कि पहला सबसेट तुमने ये बना दिया खाली वाला, ये भी तो इसका सबसेट है, दूसरे सबसेट में क्या कर लोगे, एक जोड़ा ढाल दोगे, तीसरे सबसेट में क्या कर दोगे, 2 जोड़े ढाल दोगे, चौथे सबसेट में क्या कर लोगे, तीनों ढाल दोगे, ठीक है। पांचवें सबसेट में क्या कर लोगे, पांचवें सबसेट में कर लोगे कि भैया तीसरा जो है ना कुछ इसको ढाल दोगे, समझ रहे हो, 2,1 की बजाय 2,2 ढाल दिया। छठे सबसेट में क्या हो जाएगा, तुम कहो जी छठे सबसेट में हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे बदल देते हैं, यहाँ पे 2 ढालने थे ना, तो मैंने 2 ये ढाल देते, 2 ये ढाल देता हूँ, ध्यान से समझना, ये लास्ट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिलेशन का मतलब तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा वापस से, ध्यान समझ लेना। देखो इसके तुम सबसेट बनाओगे ना, 16 बनेंगे, चाहे तुम बना के देख लेना, ठीक है। तुमने 2 इसको ढाला, इनको ढाला, इनको ढाल लेते, चाहे इनको ढाल लेते, तो 3 तो यहीं से बन गए, तो सबसेट बनाओगे तो 16 बन जाएंगे, उसमें से एक सबसेट क्या होगा, उसमें से एक सबसेट ये होगा, ये खुद ही होगा, 16 सबसेट जो बनेंगे ना उसमें से एक सबसेट ये खुद ही पाना है भाई, इस प्रकार से 16 सबसेट बनेंगे। मैंने बताया था कि ये सबसेट और ये सबसेट खास होता है, ये सबसेट खास क्यों है, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इस सबसेट का एक स्पेशल नाम होता है भाई, क्या नाम होता है इसका, रिक्त संबंध, और इस सबसेट का एक स्पेशल नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, सार्वत्रिक संबंध। इसको सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये ए क्रॉस ए के ही बराबर है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, जितने भी ये संबंध आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी संबंध दिख रहे हैं इसके अंदर क्या है, जोड़े तो हैं, ठीक है। तो संबंध क्या है, ए क्रॉस ए का एक सबसेट है, इसलिए ये लाइन लिखवाई थी।
ठीक है, इसका सबसेट भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, बराबर है ना, तो इसलिए सिंबल लगाया जाता है। सीधा बैठ जाओ गौरव, सीधा बैठ जा भाई गौरव, तू नहीं भाई, तू नहीं, तू तो सीधा बैठा है। चलो समझ में आ गई बात, तू नहीं बेटा, तेरे से बात नहीं कर रहा, समझ में आ गई, क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 कर दिया। अब आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे, ये वाला एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं कराया, लेकिन कर सकते हो, पढ़ना है इस एग्जाम्पल को, बाद में पूछो हटा देते हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ना एक बार, खुद कर लोगे, ये मेरे को कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, आसान है, कर लोगे ना? कौन कौन बच्चा कर लेगा? यहाँ पे जो दो त्रिभुजों के बीच में संबंध है वो सर्वांग समता का है, T1 T1 के सर्वांग सम होगा, समतुल्य है, T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के सर्वांग सम होगा, सममित है, T1 T2 3 ले लोगे तो संक्रामक भी हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म, कर लेना बेटा, ठीक है, मैं करवाऊंगा नहीं। क्या हो गया? हाँ मनदीप बोल। सर ये सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज जो है ना वो सेम टू सेम हो, मतलब उनकी शेप भी सेम हो, उनका साइज भी सेम हो, समझ रहे हैं? जैसे मान ले कि एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है, इसकी डिट्टो कॉपी बना दी मैंने, इसकी डिट्टो कॉपी बना रहा हूँ, मान ले कि इसकी डिट्टो कॉपी है, अभी दिखेगी नहीं लेकिन मान ले कि डिट्टो कॉपी है इसकी, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। अच्छा ठीक है, है, इसमें तब तो सब कुछ बराबर होगा। हाँ सब कुछ, इनका शेप हर एक डिट्टो कॉपी होती है बेटा, कॉपी पेस्ट है, ठीक है, तो T1 और T2 अगर कॉपी पेस्ट है, T1 और T2 अगर सर्वांगसम है तो T2 T1 भी सर्वांगसम होगा, ये चीज है, ये कर लोगे, अपने आप ही कर लोगे। कौन कौन बच्चा कर लेगा भैया, हैंड रेज करना एक बार, सभी बच्चे करने लायक होने चाहिए। चलो ठीक है भैया, रोशन कर लेगा बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ लियो भाई। क्या कभी करवे किए थे? तीसरा तो एग्जांपल मैंने कराई दिया, जी चौथा देख लेते हैं। ठीक है, चौथे एग्जांपल पे आ जाओ। चौथा भी मैंने उसमें दिया था, क्वेश्चन में दिया था शायद, पढ़ना एक बार, नहीं क्वेश्चन दिया नहीं, पढ़ लो एक बार, चौथा एग्जांपल पढ़ लो, करवा दिया होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है करवा दिया है ना। चलो ठीक है भैया, पांचवा एग्जांपल भी मैंने करा दिया था बेटा, पहले ध्यान हो तो, पांचवा एग्जांपल कराया था, 2a-b को विभाजित करता है तुल्यता संबंध है, करवा दिया बेटा, ये का एग्जांपल मैंने बीच में करवाया था। अब आ जाओ इस एग्जांपल पे, ये नहीं करवाया था, ये करवाना पड़ेगा, ये अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से सुनेंगे, लास्ट है उसके बाद क्लास खत्म, ये कर लो बस, फिर लास्ट हो गया तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। देखो क्या बोल रखा है, क्या है कि मान लो कि कोई एक समुच्चय है A, उसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है, एक संबंध दे दिया, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें जिस जोड़े में जो दोनों एलिमेंट है ना वो या तो विषम होने चाहिए या सम होने चाहिए। तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या इस संबंध में ये वाला जोड़ा जाएगा? इस संबंध के अंदर केवल वही जोड़े जाएंगे जहां पे दोनों एलिमेंट या तो सम हो या विषम हो, तो ये वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? ये दोनों क्या बेटा विषम संख्याएं है ना, तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या ये वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक सम है जी, एक विषम है, या तो दोनों सम हो तब जाएंगे या दोनों विषम हो तब जाएंगे, तो ये नहीं जाने वाला भाई। इसके अंदर ये जाएगा, जाएगा ना, इसके अंदर ये जाएगा, जाएगा भैया, कहां सो रहा है, क्योंकि दोनों सम नहीं है, दोनों सम है ना बेटा। हाँ गौरव, सर सेट में तो 7 ही तक है ना। अच्छा देख भाई कितना दिमाग ले रहा लड़का है, तुमने से किसी का और को ध्यान नहीं आया, इसके आ गया ध्यान में। सेट में तो 7 तक ही है ना, सही बात है इसकी, ये नहीं जाएगा बेटा, 7 तक ही है ना, इसको तो देखना, तो मैंने नजर करनी है। चलो अच्छी बात है बेटा, समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई। इसके अंदर वो जोड़े जाएंगे जिसमें या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, क्या दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। सबसे पहले तुम सेट लिख लो, करवा रहा हूं, पूरा करवाना पड़ेगा, इसके अंदर एक खास बात आएगी। तो सेट के अंदर ये एलिमेंट है भैया, ठीक है,
संबंध क्या हमारे पास, संबंध है सर जी ये, संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जहां पे ए और बी या तो दोनों सम हैं या दोनों विषम हो। ठीक है, ए और बी या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो, तभी वो जोड़ा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो समतुल्य है या नहीं है, समतुल्य तो है, बस उसको लिखना है, क्योंकि हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है ना, इसका मतलब समतुल्य तो होगा, बस उसको लिखना है भैया। लिखूंगा कैसे, मुकुंद देव मांझी, स्टार्टिंग कहां से करूं, समतुल्य है, बस इसको लिख के दिखाना है। एग्जांपल लेंगे। समतुल्य है बेटा, एग्जाम्पल तब लेते हैं जब कोई चीज ना हो, जब कोई चीज हो तो जनरल फॉर्मेट में ही लिखना है। ये बातें मैं पहले, इसलिए मैं आज गहराई में जा नहीं रहा था। हाँ भैया, माना ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, माना ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मुझे जाना कहाँ पे है, ए पर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे, यहाँ पे पहुंचने के लिए ये बता कि ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कब करेगा, जब दोनों सम या विषम रहेगा, जब दोनों सम या विषम हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है, यहाँ पे क्या लिखूं फिर, अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है, हाँ ये लिखेगा यहाँ ए और ए या तो सम होंगे, ठीक है, या विषम होंगे। ये बात पक्की 100% श्योर है ना इसके लिए। तो अगर कोई ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो ए और ए जो होंगे या तो सम होंगे या विषम होंगे, गारंटेड। ऐसा हो नहीं सकता कि ए और ए मतलब हमेशा ए और ए सम या तो सम होंगे या विषम होंगे, सीधी बात है। कोई भी एग्जांपल ले ले, मान ले कि तूने ए की जगह 2 लिया तो 2,2 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 लिया 3,3 भी जाएगा, 4 लिया 4,4 भी जाएगा, 5 लिया 5,5 भी जाएगा। ठीक है, 7 तक ही लेने हैं। हाँ भैया आदित्य मिश्रा, सर यहाँ पे तो परमिट डायरेक्ट डिफिनीशन नहीं लिख सकते। अब मेरी बात सुन, डायरेक्ट तब लिखता जब तू इसको पहले रोस्टर रूप में चेंज करता। डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है ना, तो तेरे को पहले इसको रोस्टर रूप में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन रोस्टर रूप में चेंज करना भी तो कितना मुश्किल वाला काम है। रोस्टर रूप में चेंज करियो, क्या क्या आएगा उसके अंदर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा ना भाई। तो इसलिए इसको रोस्टर रूप में चेंज नहीं कर रहा। रोस्टर रूप में चेंज करता ना, तब तू क्या लिखता, डेफिनेशन चिपका देते अपन। समझ में आ गई? म्यूट हो जा भाई। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या कहेंगे, इसी प्रकार फॉर ऑल वाइल लाइन। ठीक है, आ जाओ भाई। सम्मितता, सम्मितता के लिए स्टार्टिंग कहां से करूं, अर्जुन शर्मा। जी सर इसमें लिखेंगे माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। जाना कहाँ पे है सर, जाना है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, या तो ये दोनों सम है या फिर ये दोनों विषम है। ए और बी या तो सम है या विषम है। ए और बी विषम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और ए या तो सम है या विषम है। अगर कोई दो अंक तेरे को ऐसे मिल गए जो या तो सम है या विषम है, तो उन दोनों का जो जोड़ा है, बी और ए का जो जोड़ा है, उसका इस संबंध के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसी प्रकार वाइल लाइन लिख देगा। म्यूट हो जाए बेटा। और किससे पूछें, रोशन उपाध्याय बता बेटा, संक्रामकता के लिए क्या लिखूं? संक्रामकता के लिए कहां से स्टार्टिंग करूं? सर माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। माना ये जोड़ा संबंध से बिलोंग करता है और बी कॉमा ठीक है बिलोंग्स टू आर। जाना कहाँ पे है सर जी? जाना है हमको ए कॉमा सी बिलोंग्स। अब यहाँ से यहाँ पे जाएगा कैसे? अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हो गया? ए और बी या तो सम है या विषम है। यस सर। ठीक है,
अच्छा ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका भी वही मतलब है बी कि और सी बी और सी या तो सम सम है या विषम है। या विषम है। विषम है। ठीक है, तो गारंटी ये बोल सकता है ना कि ए और सी या तो सम होंगे या विषम होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इस जोड़ा इसके अंदर जाएगा, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दिखाना अपने को ही है। ठीक है, समझ में आ गई? चलो भैया, अब लास्ट लाइन क्या देगा इसी प्रकार वाली, कहानी खत्म। उसके बाद क्या लिखेगा? चूंकि वाली लाइन लिखेगा। चूंकि वाली लाइन क्या थी कि चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी, संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। क्लियर यहां तक? अब मेन कहानी स्टार्ट होती है भाई, और ये बात मैं तुमसे पूछूंगा क्योंकि मैं बात बता चुका हूं क्वेश्चन में। देखो भाई, क्या क्या सिद्ध करो कि इस सेट के जितने भी अवयव हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित शब्द आ गया, संबंधित शब्द आ गया तो तुम्हें देखना है कि संबंध किस चीज का है। तो यहाँ पे संबंध किस चीज का है? दो अंकों के बीच में संबंध जो है, रिलेशन जो है, दो अंक एक दूसरे से कनेक्टेड किस प्रकार, किस रिलेशन की वजह से है? तुम कहोगे सर जी यहाँ पे संबंध है कि भैया दोनों अंक या तो सम हो या विषम हो। ठीक है, तो इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है? इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है? अगर मैं इस सेट में जोड़े बनाऊंगा तो इस सेट में जो जोड़े बनाऊंगा वो इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते? कोई भी दो जोड़े बना लो, मान लो 1 3 का बनाया, करता है क्योंकि दोनों अंक विषम है। 3 5 का बनाया, दोनों अंक विषम है। 5 7 का बनाया, दोनों अंक विषम है। 1 7 का बनाया, दोनों अंक विषम है। 3 7 का बनाया, मतलब इस सेट के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, अब लिखोगे क्या वो बताओ। वैसे तो गर्दन मार रहे हो, लेकिन वो बताओ कि लिखोगे क्या? क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ ये समुच्चय लिख देंगे। यहाँ 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये लिख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद रीजन लिखना पड़ेगा। हाँ सर। रीजन क्या लिखेगा? सर क्योंकि इनमें किसी भी अवयव का जोड़ा बनाएंगे तो उसमें सभी ऐसे लिखूं किसी भी अवयव का जोड़ा बनाऊंगा? नहीं सर, वही तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि प्रॉपर्ली कैसे लिखूं। क्योंकि सर यहाँ पे लिखेंगे दो अवयवों का जोड़ा और अच्छी तरह बता। किन्हीं भी दो अवयवों का जोड़ा विषम होगा। नहीं, एक काम कर, ऐसे लिख दे, क्योंकि इस समुच्चय में सभी अवयव विषम हैं। ठीक है, अतः इससे बनने वाला कोई भी क्रमित युग्म संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। ऐसे लिख देगा तो और अच्छा रहेगा भाई, बस समझ आ गई। या फिर सिंपल लिख दे, क्योंकि इस समुच्चय में लिखिए, ऐसे लिख दे भाई, इस समुच्चय में सभी अवयव, इस समुच्चय के सभी अवयवों से बनने वाला जोड़ा उससे बिलोंग करेगा। विषम भी लिख दे बेटा, ये विषम वाली बात भी लिख दे। इस समुच्चय में सभी अवयव विषम है तो भैया जब तू जोड़ा बनाएगा तो विषम का विषम के साथ ही बनेगा, क्योंकि विषम ही है भाई सारे के सारे। अगर इसके अंदर कोई सम होता फिर संबंधित नहीं होते भाई सारे के सारे एक दूसरे से। और कोई एक भी सम हो जाता ना तो फिर कहाँ संबंधित होते सारे के सारे। बात समझ आ रही है? तो ये लाइन लिख दियो, क्योंकि इस समुच्चय में सभी अवयव विषम है, अतः, या फिर कह ले कि सभी अवयव विषम है तो समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हाँ, ये लाइन लिख दे बस, लास्ट में कहानी खत्म। समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। बात समझ में आ गई भाई? ये लाइन खुद ही लिखनी होती है बना के, लेकिन अच्छी तरह से बनाना, कभी तुम कुछ और ही लिख दो। रीजन जरूर मिलना चाहिए टीचर को यहाँ पे कि क्यों है। ठीक है भाई, समझ में आ गई? अच्छा, अब ये चीज बताओ, ये चीज कैसे लिखोगे? ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, ये वाली कहानी खत्म। अब क्या बोला कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। उपसमुच्चय कह लो चाहे, इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसा दर्शाना है। पहले बताओ कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं है। तुमको कहो जी संबंध क्या है, तो यहाँ पे संबंध है दोनों अंकों का सम या विषम होना। तो इस समुच्चय में अगर मैं कोई दो अंक उठाता हूं तो वो दोनों इसके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। क्यों जाएंगे? रीजन बताओ, रीजन। क्योंकि सारे के सारे सम है, ठीक है ना। तो तुम जोड़ा बनाओगे तो सम का सम से बनेगा, सम का सम से जोड़ा बनेगा तो जाएगा इसके अंदर। अगर मान ले कि 4 के बजाय 3 लिख देता है यहाँ पे, तो क्या इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं? सभी? आपके आंसर सभी नहीं होते, कुछ हो जाते कुछ नहीं होते। जैसे 3 6 का जोड़ा, 3 6 का जोड़ा संबंधित है, 3 6 का जोड़ा जाएगा इसके अंदर?
नहीं जाएगा ना, 2 6 का जोड़ा चल जाएगा, समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सम है, सम है तो फिर सम का सम से जोड़ा बनेगा और फिर जाएगा इसके अंदर। रीजन क्या लिखोगे, लिखोगे कैसे इस चीज को, दिलकुश लिखेगा कैसे इसको? यस सर, पहले सर यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे वैसे। यहाँ 2 4 6 सम संख्या है तो इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा म्यूट हो जाता। अच्छा ये तीसरी बात देखो, इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। संबंधित का मतलब कि पहला अंक अगर तुम इसको लोगे, दूसरा अंक इसको लोगे तो उनका जोड़ा नहीं बनेगा, ये हमें दर्शाना है। तो ये क्या बात, ये सही है कि गलत है इसकी? इसका अगर मैं कोई अंक लूंगा और इसका कोई अंक लूंगा तो जोड़ा बनेगा इनका? जोड़ा तो बन जाएगा, जोड़ा इसके अंदर जाएगा संबंध के अंदर? नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? रीजन बताओ। क्योंकि सर जी यहाँ पे तो सारे सारे विषम है, यहाँ पे सम है, तो विषम सम का जोड़ा बनेगा। विषम सम का जोड़ा बनेगा तो इस संबंध के अंदर कैसे चला जाएगा? इस संबंध के अंदर वही जोड़े जाएंगे जो या तो सम सम हो या विषम विषम हो। बात समझ में आ गई? ये बात है भाई, क्लियर है गौरव? हाँ भैया, सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझाता हूँ। अगर तुम्हें देखना हो ना कि कौन सी चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ना तुम वो निकाल लिया करो, ये विविध प्रश्नावली निकाल लिया करो। वहां से तुम्हें डायरेक्टली पता चलता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे कितना टाइम देना, किस पे कितना टाइम नहीं देना, वहां से अपना पता चल जाता है। दिखाता हूँ, विविध उदाहरण निकाला करो, वहीं से पता चल जाएगा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, आगे विविध उदाहरण है ना शायद, देखो नहीं विविध उदाहरण नहीं है, बड़ा चैप्टर है यार ये। आजा भाई, अब देखना यहाँ पे कितने क्वेश्चन है ना उससे संबंधित है। एक्सरसाइज 1.1 से, एक्सरसाइज 1.1 से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पाएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल 41, तुल्यता संबंध की बात चल रही है, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तुल्यता संबंध की बात चल रही है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। तीसरा एग्जांपल में भी रिलेशन की ही बात चल रही है, R1 R2 की। पहले एक्सरसाइज रिलेशन की है तुम्हारी, दूसरी एक्सरसाइज फलन की है। पहली एक्सरसाइज रिलेशन की, दूसरी एक्सरसाइज फलन की, तीसरी एक्सरसाइज में तुम कंपोजिट करते हो, ठीक है, और चौथी एक्सरसाइज में तुम अलग ही चीज पढ़ते हो, वो अलग ही है। ठीक है, तो ये भी उससे संबंधित। चौथा भी मतलब 44वां भी, 45वां अलग है, 46वां भी अलग है, 47वां तुल्य संक्रामक की बात चल रही है, 48वां तुल्यता संबंध की बात चल रही है। ठीक है, टोटल 11 एग्जाम्पल है, और 11 एग्जाम्पल में से 6 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि तुल्यता संबंध से संबंधित हैं। और तुमने जब टेस्ट दिया होगा तो टेस्ट में भी कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए थे? तुल्यता संबंध वाले, समझ रहे हो? तो तुल्यता संबंध के ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक्सरसाइज 1.1 करके चले गए ना, 1.1 1.2, तो तुम ये मानो कि 90% तुम्हारा काम बन गया। बाकी की एक्सरसाइज जो है ना उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। ठीक है ना, ये चीज है भाई। तुल्यता संबंध से संबंधित क्वेश्चन आएंगे बार बार, और तुल्यता संबंध सिद्ध करना कितना आसान है, एक ही पैटर्न है, उसको बार बार रटते जाओ, करते जाओ, रटते जाओ। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन फिर बाद में आदत पड़ जाती है। किसी का कोई डाउट है एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड तो पूछ लो, अदरवाइज हम चलते हैं।